बेहतर। पिछले हफ्ते 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर मार्केट इस समय कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 19,400 के नजदीक अब आ चुका है। 82 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। क्लोजर टू 0.5% की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है और बैंक निफ्टी भी 44,000 के ऊपर लगभग 200 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी इस समय देखने को मिली है और ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी जरूर है माइनर, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही फिलहाल मार्केट का दिख रहा है। मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और मिड कैप्स में तेजी शार्प है कंपैरेटिव टू और बाकी इंडाइसेस के। यहाँ पर 0.80% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ लेकर आते हैं। मार्केट ब्रेथ भी आज पॉजिटिव ही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वालों के। 1764 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। इसके अलावा 1165 शेयर्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज को और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और बाजार की बड़ी बातों पर करेंगे फोकस। यूरोपियन मार्केट्स की बात करेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स स्लाइटली पॉजिटिव ही खुले हैं। हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है यूरोपियन मार्केट्स की। डैक्स 1.25% ऊपर है, FTSE 1.25% ऊपर है, 0.5% से ऊपर से ज्यादा की मजबूती कैक में देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स भी मिले जुले हैं, हालांकि निक्केई हरे निशान में है, कॉस्पी हरे निशान में है। हांगकांग का बाजार टूटा हुआ है 1.5% के आसपास। शंघाई भी 1.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो चाइना ने जो 1 ईयर लोन प्राइम रेट है उसको कट किया है, बाकी रेट्स अनचेंज्ड छोड़े हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है ग्लोबल फ्रंट पे। अब देखते हैं यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स के बाद अमेरिका के फ्यूचर्स को। फ्लैट है इस समय डाउ फ्यूचर्स, 20 अंक ऊपर सिर्फ ऊपर ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक का फ्यूचर 23 अंक ऊपर है। तो कोई खास क्यूज है नहीं इस समय इंटरनेशनल मार्केट से, मिक्स्ड क्यूज ही ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब तक मार्केट में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद बताएंगे करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए। तो पहले बाजार की बड़ी बात है तो 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में रफ्तार। निफ्टी 19,400 के पास आ चुका है। निफ्टी बैंक भी 44,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पे क्लोजर टू 200 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है। मेटल, पावर, हेल्थ केयर, आईटी ये स्टॉक्स तेज हैं आज। होटल, एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरीज में भी बाइंग है। ऑटो, ऑयल एंड गैस, रियल्टी ये भी नेगेटिव नहीं है बट लेगार्ड्स हैं, उतनी बाइंग नहीं है जितनी बाकी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ट्रेडिंग के मौके कहाँ, इस पर करते हैं फोकस। ब्रिजेश एल, हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए। ट्रेंड तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं और कोई ट्रेड लेना चाहिए कि इंडेक्स पर या नहीं? गुड आफ्टरनून। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ने जो लास्ट वीक का जो लो बनाया था उसको सपोर्ट लेके मार्केट कहीं ना कहीं रिबाउंड कर रहा है। ओवरसोल्ड में था मार्केट टिकटेड। तो मुझे लगता है 19,500 के करीब ये मोमेंटम जारी रहेगी निफ्टी इंडेक्स में। अगर ये 19,500 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है कि जो जो लो बना था वो एक टेम्पररी बॉटम शायद बन जाएगा निफ्टी में। ये वीक वैलिड रहेगा करंट वीक के लिए। तो अगर 19,000 अभी जो मोमेंटम है वो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 19,500 के आसपास रैली करेगा और उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर मुझे लगता है 19,250 का बेस बनेगा और हम शायद वापस 19,800 के पास जा सकते हैं। तो व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, अच्छा ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या ब्रिजेश आपने? हाँ, काफी सारे लाइक मैं एक टीवीएस मोटर्स को काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर में एक मोमेंटम वाला ट्रेड है। 1350 के करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये प्राइस पे। मुझे 50-60 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ से दिखाई दे रहा है ये ट्रेड में। इसका जो स्टॉप लॉस है 1335 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। ऊपर में करीब 60 पॉइंट्स रैली यहाँ से मुझे लगता है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो टीवीएस मोटर्स फोकस में है, 1353 पर कर रहा है ट्रेड। यहाँ पर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। टीवीएस मोटर्स फोकस में भी है। 23 अगस्त को कंपनी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च कर रही है और फोकस में ऑलरेडी स्टॉक बना हुआ है। कोई और ट्रेड ब्रिजेश आपकी ओर से? हाँ मैडम, आईटी में जैसे कि आप भी जानते हो कि आज जो भी मोमेंटम जो ट्रेड्स है वो आईटी में आ रहे हैं। मिड कैप आईटी में से मोमेंटम चल रहा है। मुझे एम्फेसिस काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट 3-4 दिन में थोड़े से करेक्शंस देखने को मिले थे। वही एम्फेसिस आज काफी स्ट्रॉन्ग 3% ऊपर है और वो सपोर्ट से चला है। तो मुझे लगता है ये रिसेंटली जो भी इसके जो रेजिस्टेंस है 2400 के करीब वो क्लियरली ये निकल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2600 के आसपास मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी तक आ सकता है, मंथली एक्सपायरी तक। तो एम्फेसिस में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है। ओके, तो एम्फोसिस में खरीदारी की सलाह है और साथ ही टीवीएस मोटर्स में आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। दोनों स्टॉक्स डेज हाई पर कर रहे हैं कारोबार। एम्फोसिस 3% ऊपर 2360 के लेवल्स
फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप खरीद के चल सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। इंडेक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। अब पॉकेट्स दिखाते हैं आपको कौन कौन सी तेज हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं एनबीएफसीज के साथ, जहां पर अच्छी बाइंग है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स में। आईबी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, रेपकोम फाइनेंस मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 6% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी टेक सर्विसेज, एम्फोसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदारी की सलाह, यहां भी 3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छी रौनक, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 7.5% ऊपर है, पॉली मेडिक्योर 7% ऊपर, न्यूलैंड लैबोरेटरीज 5% ऊपर और मैक्स हेल्थ में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है। मेटल स्टॉक्स में चमक देखी है। जेएसपीएल, एनएमडीसी, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील ये 2% तक ऊपर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरीज में सोना, कॉमस्टार, अपोलो टायर, यूनोमिंडा, भारत फोर्ज 3% तक ऊपर आज के कारोबार में। एनर्जी स्टॉक्स में भी खरीदारी आज, एमआरपीएल, आईजीएल, चेन्नई पेट्रो और ऑयल इंडिया 7% तक ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। होटल स्टॉक्स में रौनक, लेमन ट्री 3.5% ऊपर, कामत होटल 1.5% ऊपर, 5% ऊपर, ईआईएच और ईआईएच एसोसिएटेड में 2% का उछाल। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, उसमें राजेश एक्सपोर्ट 3.25% नीचे है, सीजी पावर 1% नीचे, पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार और जी एंटरटेनमेंट में भी 1.25% की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो यह है मिड कैप्स का हाल। लेकिन चलिए फोकस करते हैं अर्निंग्स पर। ग्रीव्स कॉटन के नतीजे कमजोर रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई। इस दौरान कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 14% घटा है और कंपनी को 13 करोड़ का एबिटा लॉस भी हुआ है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रीव्स कॉटन के सीएफओ अखिला बालचंद्र। अखिला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस के बारे में एक अपडेट लेना चाहेंगे। जो मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है, जो लॉसेज आपने रिपोर्ट किए हैं, एबिटा फ्रंट पे भी लॉसेज हैं, क्या कारण रहे इस पुअर परफॉर्मेंस के पीछे, या फिर ये एक वन ऑफ इम्पैक्ट है या कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं? First of all, thanks very much for taking me on the call and giving me an opportunity to represent Greaves Cotton and our financial results for Q1 FY24. हाँ जी, आपका सही पॉइंट मुद्दा है कि थोड़ा सबड्यूड रहा परफॉर्मेंस। तो लेट मी elaborate this into two parts. One, let me split the Greaves standalone results and also our consolidated results. Firstly, the consolidated revenue for the quarter is rupees 569 crores. Our standalone GCL Greaves Cotton numbers are at 396 crores. We've recently acquired a company, Excel Control Linkage, and they contributed 39 crores. And our electric mobility company, they achieved a turnover of 135 crores. Now, what has gone well? Our integration of Excel has been extremely positive for us. It has been revenue accretive, EBITDA accretive. And if you notice, the EBITDA of the company has been positive at 45 crores. And the margins have improved at 11.3%. And if I take the Excel numbers also, we have reported a strong EBITDA of 13.5%, which is in line with our strategy and also our past performance of 13+% pre-COVID era. So this to me is a very positive sentiment, a very positive achievement by the company. Last year, we had a number of challenges on account of the commodity prices. This year, the commodity prices are as of now soft and hopefully will remain good for the rest of the year. So our EBITDA margins should be well protected. Coming to the challenges that we faced, as you all know, there have been multiple regulatory changes in the EV environment. It's an evolving industry, evolving regulations, which started with battery safety norms, emission norms, and finally now the subsidies. So this is really impacting both the industry and therefore our company and its performance. Despite all the challenges, our brand Ampere managed to do fairly well in the first quarter. We managed market share of almost 10% plus, and we achieved a very significant milestone in the history of the company. We did almost 2 lakhs cumulative sales to customers, which means we now have a 2 lakh Ampere member family. So yes, dono things the positives or challenges, and I think this sets a good tone for us as we face our challenges and we're able to consolidate on the positives.
I think that should set the tone for the year going forward. अच्छा अखिला जी, अगर हम आगे का आउटलुक समझना चाहें, ये तो इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस हुई, तो ग्रीव्स कंपनी की जो पावर ट्रेन्स आनी है उनकी डेवलपमेंट्स को लेकर क्या अपडेट है? क्या डेवलप्ड हो चुकी हैं? कुछ ऑर्डर्स भी आना शुरू हो चुके हैं या फिर नहीं? क्या स्टेटस है? पावर ट्रेन एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है हमारा, जिसपे काफी काम चल रहा है. उसी में मेजर कैपेक्स चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है. दैट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी. इट विल हेल्प अस टू diversify our product portfolio as it has many multiple applications. Currently ये डेवलपमेंट में है, तो इसका कोई ऑर्डर बुक अभी तो है नहीं, बट Q1 of next year we should definitely come into the production on it. अच्छा, अब एक्सपेंशन की बात करें तो पहले भी आपने मेंटेन किया है कि कंपनी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है, तो क्या प्रोग्रेस है आपके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर? फिर चाहे वो इंडिया हो या ओवरसीज मार्केट हो, कितना एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है? अच्छी क्वेश्चन है. तो कैपेक्स में हमारा काफी फोकस चल रहा है, बिकॉज आवर एम इज टू स्ट्रेंथन द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years गोइंग फॉरवर्ड. का 100 crores का कैपेक्स हम लोग प्लान कर रहे हैं स्टैंड अलोन कंपनी में. सेकेंडली, दो ईवी में चैलेंजेस काफी चल रहे हैं, रेगुलेटरी कंसर्न्स चल रहे हैं, वहां पे भी हमारा काफी इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, बैटरी इंप्रूवमेंट, हर चीज में चल रहा है. सो ओवरऑल वी शुड बी लुकिंग एट अ साइजेबल कैपेक्स इन द करंट एंड द नेक्स्ट ईयर. एक्सेल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहां पे भी हम लोग काफी ड्राइव कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट 2 to 3 years में हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारा काफी योगदान करे हमारे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में. ओवरसीज एक्सपांशन ये हमारा ग्रुप लेवल पे चल रहा है, जहाँ की अभी हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं. नए प्रोडक्ट्स का हम लोग काम कर रहे हैं जो डेवलपमेंट पे स्टेज पे है, और गोइंग फॉरवर्ड वी शुड बी एबल टू tap the international markets. Currently we are using all the existing products and काफी काम चल रहा है दोनों एक्सपोर्ट मार्केट में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. ओके, और अगर हम बाकी बचे हुए साल की बात करें तो जो सेकेंड हाफ है वो कैसा रह सकता है कंपनी के लिए डिमांड पर्सपेक्टिव से, या फिर क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो भी स्टेबल हुई है, तो क्या आउटलुक है सेकेंड हाफ के लिए? जी, फेस्टिव सीजन इंडिया का सबसे मेन सीजन होता है, ये हम सभी जानते हैं, और हमारा सबका यही उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है कि ये फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहना चाहिए. ओके, चलिए, थैंक यू अखिला जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए. गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए. क्विकली एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं. ब्रिजेश, ग्रीव्स कॉटन नंबर्स तो थोड़े वीक रहे हैं, लेकिन स्टॉक पर टेक्निकल व्यू क्या है आपका? ज्यादा वीकनेस तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे साइडवेज है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये रेंज में ही रहेगा. तो आई थिंक किसी को लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है तो मुझे लगता है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. मुझे लगता है 160 से 180 तक के ऊपर रेट देखने को मिल सकता है. व्यू पॉजिटिव रहेगा मैडम. ओके, तो 132 पर ट्रेड करते हुए व्यू पॉजिटिव ग्रीव्स कॉटन पर. एक ब्रेक ले रुक रहे हैं. ब्रेक के पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर ब्रिजेश के कमेंट्स भी लेंगे. जल्द वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों का. भारत में टेस्ला की एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं. दरअसल सरकार एडवांस बैटरी पीएलआई की शर्तें बदलने जा रही है. इस बदलाव के बाद सरकार अगले 1 महीने में स्कीम के अगले चरण का आवंटन आवेदन मांग सकती है. और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं. तो रोहन सिंह, बताइए क्या अपडेट है पूरी? जी, हम आपको बताते हैं कि ये खबर काफ़ी बड़ी है उन तमाम कंपनियों के लिए जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है. सरकार जो एडवांस केमिस्ट्री सेल है उसकी पीएलआई के अगली चरण के लिए जो बोली है वो अगले 1 महीने में मंगा सकती है. इसके लिए हाल में ही एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ और उसमें उन तमाम कंपनियों ने हिस्सा लिया जो कि पिछले चरण में जो कि बोली नहीं जीत पाई थी, जिसमें कि महिंद्रा है, एक्साइड है, हमारा राजा बैटरीज है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र थी वो थी पैनासोनिक के ऊपर, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में और कई सारे सुझाव भी दिए. और इसके बाद इस
इनके पार्टिसिपेशन के बाद अब इस बात को लेकर अटकलें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि जो पैनासोनिक है वो ग्लोबल बैटरी सप्लायर है टेस्ला के लिए। तो जो टेस्ला की भारत में एंट्री की बात है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेकर अटकलें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, और इसमें पैनासोनिक ने कई सारे जो सुझाव भी दिए। अब सरकार ने तमाम सुझावों को लेते हुए एक नया जो टर्म्स है वो बनाया है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम के कुछ शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। जो पहला बदलाव हो सकता है वो ये है कि जो कुल क्षमता है, अभी तक 5 गीगावाट आवर से कम की क्षमता को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब वो 1 या 3 गीगावाट आवर तक की क्षमता को अलाउ किया जा सकता है। दूसरी तरफ अब तक बिल्कुल नई फैक्ट्री के लिए ही ये स्कीम थी, लेकिन अब जो है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट यानी पहले से एग्जिस्टिंग बैटरी प्लांट है और कोई उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ की जो कंपोनेंट को लेकर लोकलाइजेशन को जो शर्तें हैं उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। हम आपको बता दें कि जो पिछला जो ACCPLA का जो फर्स्ट फेज था उसमें कुछ कंपनियों ने, जिसमें कि रिलायंस न्यू एनर्जीज है, ओला है और राजेश एक्सपोर्टर्स है, इन्होंने बिड जीती थी, लेकिन एक चौथी कंपनी Hyundai ग्लोबल मोटर्स उसके स्कीम से बाहर होने के बाद 20 गीगावाट की क्षमता खाली पड़ी थी, और अब उस 20 गीगावाट की जो क्षमता है उसके लिए बिडिंग लाई जाएगी, और अगले 1 महीने में हम इसके लिए EOI आता हुआ देखेंगे। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये कुछ तैयारी सरकार की, जिससे टेस्ला के लिए स्पेशली एंट्री थोड़ी सी आसान होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। नया हफ्ता और जो हफ्ते की शुरुआत हो रही है उसमें एंजल 1 के समीर चौहान, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर और LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला चल रहा है। आज पहला ही दिन है, अब तक की स्थिति क्या है वो एक अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। पहले तो पोर्टफोलियो का अपडेट दिखाते हैं। पंकज ने प्रॉफिट्स बुक किया तमिलनाडु मर्केंटाइल में, यहाँ पर से 610 के इनके टारगेट थे, लेकिन 541 पर इन्होंने एग्जिट किया है। साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ से भी इन्होंने एग्जिट किया है 422.6 के लेवल्स पर। 465 के टारगेट्स के लिए इनकी खरीदारी की कॉल थी पूनावाला फिनकॉर्प में। तो ये रहे 2 ट्रेड्स जहां पर एग्जिट की है पोजीशन। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं सो फार समीर चौहान ऑलमोस्ट 5% के रिटर्न के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो 0.1% के रिटर्न दे रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.52% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रही फिलहाल की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त है। ब्रिजेश, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग पर खास शो, JFSL NBFCs का नया बाहुबली।